नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब वहां पर तनाव भी बढ़ने लगा है, या हम यूं कहें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर लांछन लगा रही हैं। यहां पर तमाम पार्टियां फ्री की रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली का जो दंगल है वो अपने नाम कर सकें। 5 तारीख को नतीजे आएंगे और सभी पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि 5 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। लेकिन दिल्ली में इस बार क्या रहेगा, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, जो मुद्दे आजकल दिल्ली की गलियों में खूब कहें जिनकी चर्चा हो रही है, इसी विषय पर राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो दिल्ली में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत करेगी, तो कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार वहां पर फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब तक जो फ्री की रेडियो पर उंगली उठा रही थी, बीजेपी ने खुद ये कहा है कि वो जो भी फ्री की सेवाएं हैं, बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए फ्री बस हो, या फिर जो दूसरी तरीके से बच्चों के लिए उन्होंने ये भी कहा कि फ्री शिक्षा की बात की है, महिलाओं के लिए 2500 रुपए की बात की है, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की बात की है। तो क्या इस बार दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्री पर आकर अटक गया है? देखो, ये प्रयास तो हर राजनीतिक दल करता है और वो स्टेट की नब्ज को पकड़ करके करता है। जहां केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं फ्री की रेवड़ियां बांटने के, ये फ्री के जो ऑफर हैं हर प्रदेश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए? पीछे आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, वहां की इनकी लाडली बहन योजना का जिक्र तो ये पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो कहीं इसी प्रकार का सिस्टम है। क्या हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं था? क्या पंजाब के अंदर केजरीवाल जी की पार्टी ने ऐसे फैसले नहीं लिए? तो ये कहने को होती है फ्री की रेवड़ियां, लेकिन जनता के हितार्थ हर राजनीतिक दल को ये पता है कि उसके पक्ष के अगर फैसले आप लोगे तो मतदाता तुमसे प्रभावित होकर के तुम्हारे पक्ष में मतदान कर सकता है, तो तुम सत्ता के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं, वरना नहीं खुल सकते। एक प्रलोभन दिया जा रहा है जनता को, लेकिन इलेक्शन की आड़ में कुछ न कुछ तो जनता को चलो मिल ही रहा है। जब एक इस वक्त जो शीश महल है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना घर बनाया था उसको लेकर काफी हाईलाइट किया गया, तो अब भी दिल्ली के लोग इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बार बार कि सीजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शीश महल में काफी सारा रुपया जो है वो खर्च किया गया है। देखो, ये पैसे पुराने समय से खर्च होते आ रहे हैं, आज कोई नई पद्धति नई प्रणाली केजरीवाल जी ने नहीं डाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब हेलीकॉप्टर खरीदा तो आम आदमी पार्टी के नेता ही और कांग्रेस के नेता आरोप लगाते थे कि भाई इतना महंगा हेलीकॉप्टर खरीद लिया, देश के प्रदेश के विकास के लिए खर्च करते। फिर केजरीवाल जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई इन्होंने इतने महंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खरीद लिए अपने पर्सनल, और आज केजरीवाल जी ने 4 पर्दे उड़ लगवा लिए या कुछ ऐसी बढ़िया कंडीशन क्वालिटी के लगवा लिए। आज उसका मुद्दा ये मुख्यमंत्री लेवल की जो सुविधाएं हैं, उन आवास की जो सुविधाएं, ये हर मुख्यमंत्री लेता रहा है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा जरूर बनता है और इनका करंट में वो सेवाएं इन्होंने ली थी, लेकिन पूर्ण रूप से उसका तो ये लाभ भी नहीं उठा रहे। भाई, जब मुख्यमंत्री से इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, वहां दूसरे आतिशी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके अंदर रहेंगी तो फिर आतिशी मार्लेन रहेंगी, ये थोड़ा रहेंगे। तो आज मुद्दा कन्वर्ट क्यों? पार्टी के सुप्रीमो ही है, कन्वीनर ही है, संयोजक ही है, तो इनके ऊपर आगे वो बात टिक जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या इस बार जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर तमाम नेता इनके जेल में भी गए हैं और इस बार भी लगातार इस बात की गूंज उठ रही है कि गली गली में ठेके खोल दिए गए हैं, इससे जो है आदमी शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, तो इस मुद्दे की जो है खूब चर्चा हो रही है, तो क्या ये इस बार प्रभाव डालेगा चुनाव में? देखिए, अलग अलग अपना मत होता है। 1996 के अंदर चौधरी बंसी लाल जी ने शराब बंद की थी हरियाणा के अंदर, आज बिहार के अंदर शराब बंद है। आज मोदी जी के गुजरात के अंदर पिछले लंबे समय से शराब बंद है, क्या वहां शराब नहीं मिलती? इन्होंने तो ऑथराइज ठेके खोल रखे हैं, तो बहाना होगा कि लोग पी करके गाली गलौज करते हैं। इनके स्टेट में कंप्लीटली ड्राई एरिया है, वहां शराब कहां से आती है? तो ये सारे चुनावी जुमले हैं, चुनावी मुद्दे हैं। ऑथराइज ठेके थे, पहले सरकारी होते थे, अब इन्होंने उनको ओपनली कर दिया, कुछ दुकानें बढ़ा दी।
तो उस घोटाले में ठीक है, कुछ भी जो था अंदर भी गए हैं, बाहर भी गए हैं, ये इशू उठते हैं। ये केजरीवाल जी के मंत्री पीछे एक दो मंत्री छेड़छाड़ के मामले में पुरानी सरकार में जेल के अंदर गए थे, इस्तीफा हुआ था उनका। लेकिन आज ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का फांस बना हुआ, हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा। क्या कांग्रेस को दूसरे केजरीवाल जी की पार्टी के नेता उस मुद्दे को वहां नहीं उठा रहे क्या? मोहन बड़ोली का जिस प्रकार से नाम अखबारों में चल रहा है, कितनी सत्यता है, कितनी उसमें झूठ है, लेकिन मुद्दे के रूप में तो विपक्षी पार्टियां उसको लेके जा ही रही हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार के आरोप हैं, और इनका मंत्री अनिल विज जी कहीं न कहीं नैतिकता की सलाह भी दे रहे हैं। तो कोई पार्टी पाक साफ नहीं है। पार्टियां लुभावने प्रलोभन भरे नारे देती हैं कि सत्ता के दरवाजों तक पहुंचा जाए। हर पार्टी ऐसा करती है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगते हैं, आरोप लगते हैं। नेता अच्छे हैं, लेकिन पार्टियां जो होती हैं उसके अंदर अच्छे बुरे आदमी सभी होते हैं। कहीं किसी के ऊपर आरोप है, कहीं किसी के ऊपर आरोप है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं होता तो हम उसको आरोपी नहीं कह सकते। ये कह सकते कि आरोप तो है, मतलब उसको एक तरह से गुनहगार नहीं ठहराया, दोष न ठहरा ले। लेकिन ये इंक्वायरी करो भाई, केंद्र में सरकार इनकी सारी एजेंसी जिनकी, उन्होंने बंगले के ऊपर ज्यादा खर्च किया है, जिस तरह से नाम दिया गया, नया शीश महल बना लिया, तो भाई शीश महल की इंक्वायरी कर लो, जो दोषी पाया जाए उसको डाल दो अंदर, जनता भी खुश होगी। साहब, क्या इस बार जो चुनाव है कि धुरी क्या रहेगा दिल्ली में? क्या अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक बनकर उभरेंगे, या फिर उनकी पार्टी में से कोई और ऐसा जो है कमान संभालेगा? जब दिल्ली के चुनाव की तारीख आई उस समय एक नजरिया ऐसा जनता के बीच में बना था और मीडिया के बीच में बना था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी फाइट देगी, टक्कर का चुनाव ये रहेगा। लेकिन जो जो अब समय बीतता जा रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ओवरऑल मिलाकर के मुझे भारी पड़ती नजर आ रही है। ये तो जरूर है कि जितना क्लीन स्वीप पीछे 63 या सीटों का आया था आम आदमी पार्टी का 62 का, कि वो बूम तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा है कि 45 सीटें प्लस केजरीवाल की पार्टी आज भी दिल्ली के अंदर ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर बहुत सी सीटों के ऊपर है। आप देखोगे मुंडका के अंदर साहब सिंह वर्मा जी के छोटे भाई मास्टर आजाद सिंह जी, जो साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके बेटे विधायक रहे, एमपी रहे, उनको तो टिकट दे दिया नई दिल्ली से केजरीवाल जी के खिलाफ साहब सिंह वर्मा जी के बेटे को। लेकिन मुंडका विधानसभा क्षेत्र उनका अपना विधानसभा क्षेत्र, उनके प्रभाव का इलाका है, वहां से किसी दूसरे आदमी को टिकट दे दिया, शायद कोई पार्षद है उनको दिया है। उसके विरोध में आजाद प्रत्याशी के रूप में साहब सिंह वर्मा जी के छोटे भाई ने पर्चा भर दिया है। तो इस प्रकार के कई सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ भाजपा के बागी आ गए हैं मैदान के अंदर, और कांग्रेस ज्यादातर वहां प्रभावशाली ज्यादा थी नहीं, पिछले 2 चुनाव से शून्य पर अटकी हुई थी। अब की बार 1-2 सीट ऐसी लग रही है कि कांग्रेस का खाता शायद खुल जाए। लेकिन ओवरऑल मिलाकर के 70 सीटों में से आप देखोगे पलड़ा किसका भारी है, तो पलड़ा मेरा मत अपना ये है, हो सकता है जिस दिन गिनती होगी पता उस दिन लगेगा कि मेरा अंदाजा गलत भी साबित हो जाए और सही भी हो जाए। मैं मानता हूं कि आज भी केजरीवाल जी का पलड़ा दिल्ली की सत्ता बनाने के लिए दिल्ली के अंदर भारी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया कि कहा कि हो सकता है कि वो 1 या 2 सीट जीते हैं, तो क्या जो राहुल गांधी सोचती हरियाणा को लेकर कि यहाँ पर गठबंधन आम आदमी पार्टी का, उसका फायदा उन्हें दिल्ली में मिलने वाला था, तो क्या इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी उठाना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी को तो एक तरह से केजरीवाल जी ने आईना दिखाई दिया। वो तो 90 सीटों में से 9 सीटों की डिमांड पे थे कि 1 पार्लियामेंट 1 सीट। इसी फार्मूले के वो दिल्ली के अंदर भी लागू करते। कहीं कांग्रेस वाले ये खुश हो रहे हो कि यहाँ उनको 9 दे देते या 5 दे देते, उनसे हम 20 ले लेते, 17 में से नहीं देते। लेकिन एक भी सीट जब उनको नहीं दी और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े यहाँ पे। हालांकि राहुल गांधी को आज दूध पीने पर से दूध पीने वाले बच्चों में नहीं है, राजनीति के सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं। उनको अंदाजा था कि हरियाणा में हो सकता है कि सत्ता के दवार तक कांग्रेस ना पहुंच पाए, लेकिन उसने नेताओं से बात की तो आती आत्मविश्वास, जैसा हमने पुराने पहले की वीडियो में चर्चा की, कांग्रेस को ले डूबा। और राहुल गांधी जी का प्रयास कहीं अब रहा होगा कि मैं आम आदमी पार्टी से समझौता करूं, तो केजरीवाल जी ने भी कांग्रेस पार्टी को वहां ठेंगा दिखा दिया कि अपने बूते लड़ो। और कांग्रेस पार्टी को तो आज 90 के 90 प्रत्याशी नहीं मिल रहे और 70 के 70 प्रत्याशी नहीं मिल रहे दिल्ली के अंदर। ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि समझौते में जो पार्टियां जाने लग जाती है ना, तो उसका वोटर, उसका जो वर्कर होता है वो टूट जाता है। ये हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के अंदर 1 सीट के ऊपर कुरुक्षेत्र से लड़ा था एमपी का चुनाव,
वहां जो कांग्रेस का वोटर था उसने जी जान से मदद की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोटर विधानसभा के अंदर अलग अलग वोट मांग रहा है, तो उन आदमियों को जगह नहीं बचती। कोई उस चुनाव में, किसी चुनाव में, एमपी के चुनाव में जो ज्यादा नजदीक प्रत्याशी का लग गया वो उसी का होकर रह जाता है। यही समझौता दिल्ली के अंदर पीछे था केजरीवाल जी का और कांग्रेस का, 2-3 सीटों के ऊपर। सीट एक भी नहीं जीत पाए गठबंधन में। तो आज कांग्रेस के लिए तो मुसीबत भरा समय दिल्ली में है ही है। और जो पार्टी लगातार कभी 15 साल सत्ता में रही थी और पिछले 2 चुनाव यानी कि 10 साल से तो सुनने पे है, तो पहला जो चुनाव केजरीवाल जी ने जो पार्टी बनाई थी तब इनकी जरूर वो सीटें आई थी। डॉक्टर साहब, आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चर्चा हो रही है। शीला दीक्षित ने कहा था कि मैंने दिल्ली को चमका दिया है, दिल्ली में मैं इतने विकास कार्य करवाए हैं, किसी भी सरकार ने काम नहीं करवाए। तो क्या आज जनता उन विकास कार्यों को भूल गई है? ये तो भूले जाते हैं समय के हिसाब से। हरियाणा निर्माता जी इस आदमी को कहा जाता था ना, चौधरी बंसीलाल। भिवानी जिला तो उनके साथ हमेशा रहा। जिस इलाके को उसने झज्जर को जैसे इलाके को जिला बनाया बगैर डिमांड के, क्या झज्जर की जनता ने चौधरी बंसीलाल की सीट बाद में दी? पार्टी तो बाद में भी रन कर रही थी जब उनकी सरकार टूट गई थी। आदमी जाने के बाद ये आता, शीला जी ने अच्छे काम किए थे लेकिन उनका दौर था वो निकल गया। चौधरी देवीलाल का दौर था वो निकल गया। चौधरी भजनलाल का दौर था वो निकल गया। आज चौधरी भजनलाल का पोता उनके गढ़ से चुनाव हार गया। तो जनता रखती है, नेता जब तक होता है तब तक उसकी शर्म लगा लो, लिहाज लगा लो, लेकिन जब पार्टी के अंदर टूटन आ जाती है, फूट आ जाती है, तो कुछ नहीं रहता है। और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी उम्मीद जो है वो जो हरियाणा के साथ लगता दिल्ली का इलाका है, जैसे मुंडका हो गया या नजफगढ़ हो गया, बिजवासन हो गया, इस इलाके से भाजपा को ज्यादा उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें क्यों हैं कि ये इलाका सटा हुआ हरियाणा के साथ, और ज्यादातर जैसे रोहतक, झज्जर, सोनीपत का इलाका है, कुछ फरीदाबाद का इलाका है। और भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 2-3 महीने पहले यहाँ नई सरकार बनाई है, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो मंत्री संतरी हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के अंदर अपना योगदान, सहयोग तो देने जाएंगे। हालांकि गए तो वो पीछे भी थे, सरकार तो पीछे भी यहाँ थी, लेकिन अब की बार थोड़ा सा नजारा जो बाहरी दिल्ली का इलाका है इसके अंदर भाजपा को बहुत बड़ी उम्मीद मान करके चल रही है। लेकिन चुनावी परिणाम बताएगा कि कितना उनको फायदा रहेगा, कितना नुकसान रहेगा। डॉक्टर साहब, आजकल जो है, जब हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सबकी नजर जाती है नई दिल्ली सीट पर जी, क्योंकि वहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 मुख्यमंत्री हैं, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर अरविंद केजरीवाल बाजी मार लें? क्योंकि सीट तो देखी जाए तो कांग्रेस की सीट रही है, गढ़ है कांग्रेस का ये। देखिए, एक बात आती थी जब हम महाभारत के सीरियल देखते थे तो विदुर जी जब भी आते थे तो एक ही बात कहते थे, किंतु परंतु लगा करके। तो नई दिल्ली सीट के ऊपर किंतु परंतु जरूर है। किंतु परंतु क्यों है? एक तो 3 बार के चीफ मिनिस्टर स्वयं अरविंद केजरीवाल जी, तो काम तो उन्होंने अपने समय में ठीक ठाक किए, इसलिए वो रिपीट करते रहे और अच्छे मार्जिन से जीतते रहे। दूसरी तरफ 3 बार के चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का बेटा, इनके वो एमपी भी रहे हैं उसी इलाके से, और उनके माँ चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो काम तो उनकी माँ ने भी किए हैं, तो क्रेडिट तो वो भी लेना चाहेंगे। और तीसरी तरफ साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे परवेश वर्मा जी, वो भाजपा से। कैंडिडेट तीनों अच्छे हैं, तीनों दावेदार हैं, और तीनों कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के घरानों से हैं या खुद मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दिल्ली का वोटर किस प्रकार का निर्णय लेगा? अब कई बार क्या होता था कि टीएन शेषन, एक नाम आपने सुना होगा, बहुत हम कॉलेज में जाते थे तब मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के बने थे और बड़े पॉपुलर व्यक्ति हुए थे, तो उन्होंने राजनीति में आने की सोच ली। एक बार तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो कोई दल उनके पक्ष में, केवल ये आया था शिवसेना ने उनको पक्ष में मतदान किया था और कहा था कि हम इनका खुल करके साथ देंगे। फिर उन्होंने राजनीति में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी ने टिकट शायद गुजरात के गांधीनगर से उनको दिया था, किसके खिलाफ? लालकृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ। यानी कि जो अच्छे आदमी होते हैं वो एक जगह पे ही फंसा दिए जाते हैं। भाई शीला दीक्षित ने अच्छे काम किए, शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित एमपी रहा, अच्छा लड़का है, भाई उसको कम से कम ऐसी सीट तो देते जहां से वो आसानी से जीत सके। केजरीवाल जी के खिलाफ फंसाना जरूरी था। वही चीज की प्रवेश वर्मा जी के साथ। प्रवेश वर्मा जी का पहले तो टिकट काटा गया मेंबर पार्लियामेंट का, और एमपी का टिकट उनका दूसरी बार कटा है। एक बार बीच में पहले काटा गया था, फिर उनको मिल गया था आज, और वो भी कहां से फंसा दिए? भाई वो मुंडका उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहां से लड़ाना चाहिए था, एक सीट कंफर्म सी होती, डाउट बोर्ड सीट थी,
साथ उनका घर क्षेत्र था, पूरा एरिया उन्हीं का पड़ता था, उनको फंसा दिया नई दिल्ली सीट से। तो ये किस प्रकार की पार्टियों की राजनीति है, ये तो भाई बड़ी पार्टियों का माइंड गेम है, वो जाने क्या रणनीति है। लेकिन एक तरह से प्रत्याशी वहां तीनों दमदार हैं, तीनों वजनदार हैं, लेकिन जीत का सेहरा एक के सिर बंधेगा। अच्छा, वहां पे एक दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया कि दिल्ली में इस बार 399 उम्मीदवार जो मैदान में है, सबसे अधिक 399 699 और सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से हैं, सबसे अधिक। तो क्या जो 20 उम्मीदवार बचते हैं वो नुकसान किसको करेंगे? वो 20 उम्मीदवार ही नहीं है, उनमें से 2-4 उम्मीदवार और मानो, बाकी 2-2 4-4 उम्मीदवार तो ये कैंडिडेट जो है ना अपने आदमियों के कवरिंग कैंडिडेट के रूप में पर्चा भरवाते हैं। फिर ये ऐसे भी भरवाते हैं, यार एक तू भर दे, मेरा जानकार है, गिनती के ऊपर 5-4 एजेंट ज्यादा चले जाएंगे। ये इस प्रकार का खेल होता है, हर सीट के ऊपर होता है। ये मुख्य रूप से उम्मीदवार तो ये 3 ही है, लेकिन हो सकता है और कई छोटी पार्टियां हों, 5-7 प्रत्याशी हों, लेकिन कम से कम 5-7 प्रत्याशी तो आप ऐसे भी मान करके चलो जो केवल नाम मात्र का उनका पर्चा है बतौर कवरिंग प्रत्याशी के रूप में। तो कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला में माने कि तीनों पार्टियों में रहेगा। तीनों में है, भारी पड़ते हुए केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं, सीधी सी बात है। परिणाम तो चलो कुछ भी हो। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो कई अहम मुद्दे हैं जो दिल्ली में इस वक्त गूंज रहे हैं, जिन पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि आखिरकार जनता इस बार किसके मुद्दों को सही मानती है, केजरीवाल या दूसरी तरफ बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबकी नजरें घूम फिर के टिकती है नई दिल्ली सीट पर कि नई दिल्ली सीट पर इस बार क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस बार दिल्ली में बाजी कौन मारेगा, दिल्ली के दिल में कौन बसता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।